हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं बुक 3 को। यस, यू हैड इट राइट। बुक 3 को पूरे इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे। जितना भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो सारा का सारा मैं कवर करवा दूंगी, और ये नोट्स के फॉर्मेट में रहेगा तो आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प कर देगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बुक 1 और बुक 2 के लिए वीडियो प्रोवाइड करी है वैसे ही मैं इसका भी वीडियो बना रही हूँ। इसीलिए एकदम लास्ट तक ध्यान से देखना ताकि सारी चीजें कवर हो जाए और एग्जाम में पहुंचकर ऐसा ना लगे कि हमने कुछ पढ़ा नहीं था। कि बेस्ट रिवीजन वीडियो होने वाली है। अगर आप अभी देख रहे हो इस टाइम पीरियड में तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया आपके लिए रहेगा और सारी की सारी चीज़ें आप कवर कर पा रहे होगे। फटाफट से अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड के बारे में यहाँ पे बताया गया है और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है इस वाले चैप्टर में। सबसे पहले तो कॉलोनियल रूल इंडिया में आया। उसके बाद सबसे पहले कहाँ पे ये स्टैब्लिश होते हैं, अपने आप को कहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं आके, तो वो था बंगाल। बंगाल वाले रीजन में आकर सबसे पहले ये स्टैब्लिश होते हैं। ठीक है, ये प्रोविंस जो था यहाँ पे सारे के सारे एफर्ट्स किए गए ताकि रूरल सोसाइटी को ये लोग रीऑर्गेनाइज कर ले और एक नया सिस्टम लैंड राइट्स का क्रिएट कर दे और एक रेवेन्यू सिस्टम नया जनरेट कर दे। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। कहाँ पे? बंगाल में। और यहाँ पे जो जमींदार थे उनके ऊपर इसको बेसिकली इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कि उस टाइम पीरियड के इंडिया के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। They were called the जमींदार्स and they were supposed to deposit a fixed amount of revenue। इनको ये जो जमींदार थे इनको बोला गया था कि आपको क्या करना है, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो कंपनी को सबमिट कराना है ऑन पर्टिकुलर डेट। जो भी आपको डेट और टाइम बताई गई है उस पे आपको जमा कराना है। अगर आप ऐसा करने से फेल हो जाते हो तो यहाँ पे एक सनसेट लॉ भी अप्लाई कर रखी थी कि उस दिन अगर सनसेट से पहले आप नहीं रेवेन्यू जमा कर पाते हो कंपनी को तो आपकी जो लैंड है उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या था इस पूरे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के जरिए? इसमें जो जमींदार थे उनकी पावर जो थी ना वो बहुत कम कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। सबसे पहला तो उनके पास जो खुद की आर्मी होती थी उसको अबॉलिश कर दिया इन लोगों ने। उसके बाद जो भी इनके कस्टम्स होते थे उसको भी अबॉलिश कर दिया। जो पावर होती थी इनके पास लोकल जस्टिस दिलाने की लोगों को, और जो पुलिस की पावर होती थी इनके पास, वो सारी पावर इनसे छीन ली। इवन जो कोर्ट था वो भी अब किसके पास चला गया? कलेक्टर के पास चला गया। कलेक्टर कौन था? कलेक्टर भी तो ब्रिटिशर था ना, तो उसके हाथ में चला गया ये। तो यहाँ पे जो जमींदार थे उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी, यानी वो पावरलेस अपीयर हो रहे थे। देयर वर मेनी रीजंस टू मेक जमींदार्स डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। तो अब ये जमींदारी सिस्टम जो अप्लाई किया गया, जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेकर आए ब्रिटिशर्स, तो क्या इसके जरिए ये जो जमींदार थे वो टाइमली पेमेंट कर पाते थे? क्या सारी चीजें अच्छी चल रही थी? नहीं, सारी चीजें अच्छी नहीं चल रही थी। जमींदार कई बार डिफॉल्ट भी करते थे पेमेंट्स में। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो इनिशियल डिमांड्स थी ना वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ करती थी। द डिमांड वाज इम्पोज इन 1790s। ये डिमांड जो थी वो 1790s के दौरान इसको इम्पोज किया गया, जिस टाइम पीरियड में इवन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बहुत कम थी। तो बेचारे कहाँ से रेवेन्यू लाके कंपनी को सबमिट करते? इनकी पावर एक तो लिमिट कर दी गई, तो इनके पास रेवेन्यू तो वैसे ही नहीं आ पा रहा था और ना ही इनके पास गुंडे वगैरह थे जिनका ये यूज करके अपना जो रेवेन्यू है वो निकलवा पाए। तो बहुत ज्यादा ये लोग परेशान थे। बट जमींदार अब कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे, और हम इंडियंस तो बहुत ज्यादा माहिर होते हैं किसी ना किसी चीज का सॉल्यूशन निकालने में। जमींदार ने भी क्या किया? इसका एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या करा? यहाँ पे बचने के लिए ऑक्शन से उन्होंने जो जमींदारी थी, अपनी जो लैंड्स थे वो विमेन के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। अपनी मम्मी के नाम पे, अपनी सिस्टर के नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे इन लैंड्स को ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि ऐसा बोला जाता था उस टाइम पीरियड में कि अगर कोई लैंड विमेन के नाम पे है तो उसको ऑक्शन नहीं किया जा सकता है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के जरिए। ठीक है, दूसरा काम इन्होंने क्या किया? दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि ये ना कई बार ऑक्शन में मैनिपुलेशन करते थे। वहां पे अपने ही एजेंट्स को ले जाकर बैठा देते थे और फिर उसके बाद बिडिंग को बहुत हाई लेवल तक पहुंचा देते थे, और हाई लेवल तक पहुंचाने के बाद बिडिंग को स्टॉप करवा देते थे, और लास्ट में क्या करते थे? लास्ट में ये मना कर देते थे उस लैंड को खरीदने से। और कई बार ये जो रियल बिडर्स होते थे जो पहुंचना चाहते थे उस जमींदारी को खरीदने के लिए, उनको वहां पहुंचने ही नहीं देते थे। अपने लाठी हेड्स के जरिए उनको रुकवा ही देते थे, अपने गुंडे मवालियों के जरिए उनको रुकवा ही देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे अपना एक जुगाड़ निकाल लिया था जमींदार ने बचने का। पहाड़ियास कौन थे? पहाड़ियास ना राजमहल हिल में रहा करते थे। ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? एक लैंड पे आपने क्या किया? कल्टीवेशन करी, और फिर उस लैंड में जैसे ही कल्टीवेशन कर ली वहां से हार्वेस्ट करी और फिर दूसरे लैंड पे मूव कर गए। उस लैंड में स्लैश एंड बर्न कर दिया ताकि वो लैंड जो है दोबारा से अपनी प्रोडक्टिविटी को रीगेन कर ले। तो इस तरीके से ये पहाड़ियास जो थे वो अपनी जीवन को बिताया करते थे।
दे कलेक्टेड महुआ। महुआ एक फ्लावर होता था जिसको ये कलेक्ट करते थे अपने फूड के पर्पस के लिए, और ये सिल्क कोकून्स को भी पालते थे। तो ये सारी चीजें ये कलेक्ट करते थे। इवन वुड जो लकड़ी होती है वो भी चारकोल प्रोडक्शन के लिए ये कलेक्ट करते थे। ये पूरा का पूरा जो लैंड था, ये जो पूरा फॉरेस्ट था, इसको ये अपना घर माना करते थे। एज सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपैंड, जैसे जैसे सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपैंड होता हुआ चला जा रहा था, तो ये जो फॉरेस्ट का एरिया था, जो पैशन लैंड थे, ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स के हाथ में जा रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो हिल फोक्स थे, जो पहाड़ियाज थे और जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे, उनके बीच में होने लग गई लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट। जो फॉर्मर जो पहाड़ियाज थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेटल्ड विलेजेस पे जाके रेड करना चालू कर दिया। वहां पे उनके फूड ग्रेन्स को चुराना चालू कर दिया, उनके कैटल्स को छीनना चालू कर दिया। अब इसकी वजह से जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, उन्होंने सोचा कि ये सबसे बढ़िया तरीका है। उन्होंने कोशिश करी पहले तो पहाड़ियाज को यहाँ से भगाने की, बिकॉज उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद थे पहाड़ियाज, क्योंकि ये लोग सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं थे। ठीक है, तो इसीलिए इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बट ये खुद से तो ऐसा कर नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने मिलाया हाथ संथाल से। संथाल से यहाँ पे कौन थे, संथाल से सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट। तो 1780s के दौरान ये लोग बंगाल में आते हैं। जमींदार ने इनको हायर किया, सबसे पहले तो जमींदार ने इनको हायर करा, इसलिए हायर किया ताकि ये रिक्लेम कर पाए लैंड को और कल्टीवेशन को एक्सपैंड कर पाए। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी इनको इन्वाइट कर लिया कि आप आओ और जंगल महल्स में आराम से रहो आकर। इनका मेन पर्पस क्या था, क्योंकि वहां से इनको पहाड़ियाज को भगाना था। तो यहाँ पे इनकी जो आइडेंटिटी थी वो थी प्लो। ये प्लो का यूज करते थे एग्रीकल्चर के लिए, तो इनको सिविलाइज ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग माना जाता था, बिकॉज ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट भी थे। तो यहाँ पे इनको आइडियल सेटलर माना गया, और इन लोगों को बोला गया कि आप जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर करो और लैंड को कल्टीवेट करो आराम से। 1832 तक आते आते एक लार्ज एरिया जो था लैंड का, उसको दामिने को के नाम से डीमार्क कर दिया गया। ये दामिने को का जो एरिया था वो संथाल्स को दे दिया गया था, और बोला गया था कि आपको यहाँ पे आराम से सेटल्ड एग्रीकल्चर जो है वो करना है। ये जो लैंड था जब वो ग्रांट किया गया, तो इसके साथ ना एक शर्त भी रखी ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने बोला कि आपको 1/10 जो एरिया है उसको क्लियर कर देना है आने वाले 10 साल के अंदर अंदर। तो ये जो बात थी ये कह दी गई थी, और साथ साथ इनके ऊपर जो टैक्सेस थे वो भी लगा दिए थे, क्योंकि इसीलिए तो ये चाहते थे ना कि पहाड़ियाज जो है वो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन जाए। बट पहाड़ियाज ने तो मना कर दिया था प्लो को हाथ भी लगाने से। इनको लगा कि संथाल्स इनके लिए सही होने वाले हैं, संथाल्स इनको रेवेन्यू भी पे करते रहेंगे। बट संथाल्स बेचारे वो भी परेशान हो गए एंड में इनसे। 1855 से 56 के टाइम पीरियड के बीच में यहाँ पे ये लोग भी रिवोल्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट जो था ना, जो ब्रिटिशर्स थे वो इनके ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस लगा रहे थे, और जो बेचारे जो ये लोग मनी लेंडर से पैसे लेते थे, तो वो मनी लेंडर्स भी इनको परेशान किया करते थे। इनको बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको डेट दिया करते थे, कर्जा दिया करते थे, और इसकी वजह से ये जो डेट में घुसते हुए चले जा रहे थे और इससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जमींदार यहाँ पे अपना कंट्रोल दिखा रहे थे दामिने एरिया पे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये दामिने को एरिया उनके अंडर आ जाए। अब सूबा एक लार्ज विलेज था पुना डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ की जो मार्केट थी ना, वो यहाँ का सेंटर थी, वेयर मेनी शॉपकीपर्स, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग शॉपकीपर्स और मनी लेंडर्स रहा करते थे। 12 मई 1875 को होता क्या है, जो किसान थे, जो रूरल एरिया के किसान थे, वो साथ में आते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं और जाकर अटैक कर देते हैं शॉपकीपर्स के ऊपर, डिमांडिंग देयर बही खातास। इन्होंने बोला कि भाई अब तुम क्या करो, हमारे जितने भी अकाउंट बुक्स है ना वो सारी की सारी हमारे सामने लेकर आओ, निकालो, हम देखते हैं कि कितना हमारे पर कर्जा है। वो बुक निकलवा ली इन्होंने, और फिर उन बुक्स में लगा दी इन्होंने आग। वो सारी की सारी बुक्स जला दी, और यही डेक्कन रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम विच वॉज इम्पोज इन बॉम्बे डेक्कन, जिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बॉम्बे डेक्कन में इम्प्लीमेंट किया गया था, इसको रैयतवाड़ी सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। एक और लैंड सेटलमेंट एक्ट है ये, और यहाँ पे भी रेवेन्यू ही कलेक्शन की करने की कोशिश करी जा रही है ब्रिटिशर्स के द्वारा। बट ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में जमींदार रिस्पॉन्सिबल थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, बट यहाँ पे डायरेक्ट ये लोग किससे हाथ मिला चुके थे, किसानों से। तो यहाँ पर डायरेक्टली किसान से ये लोग टैक्स वसूला करते थे। टैक्स को बार बार रीडिटरमाइन किया जाता था, टाइम टू टाइम उसको बढ़ाते रहते थे ये लोग। अब हुआ क्या, 1861 के दौरान हो गई अमेरिका में सिविल वॉर चालू। जब सिविल वॉर चालू हुई तो ब्रिटेन हो गया परेशान कि अब मैं कॉटन कहाँ से लेकर आऊँ। तो उस टाइम पीरियड में इन्होंने सोचा कि कॉटन तो इंडिया में भी उगा सकते हैं। तो इन्होंने इंडिया में बोला सारे लोगों को कि आप लोग कॉटन उगाओ, और हम क्या करेंगे, हम इस कॉटन को आपसे खरीदेंगे आकर, ठीक है, हम इस कॉटन को आपसे लेंगे। फॉर दिस इंडियन फार्मर्स को एनकरेज किया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉटन उगाए, उनको लोन्स भी प्रोवाइड करे जाए मनी लेंडर्स के द्वारा, ताकि वो ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करे। 1865 में आते आते अमेरिका की सिविल वॉर हो जाती है ओपन, और फिर से सॉरी अमेरिका की जो सिविल वॉर है वो हो जाती है ओवर यहाँ पे, और जो कॉटन प्रोडक्शन थी अमेरिका में वो दोबारा से रिवाइव हो जाती है, और इंडियंस के साथ ब्रिटिशर्स फिर से वही करते हैं।
मना कर देते हैं हमसे कॉटन खरीदने के लिए। तो जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे और साहूकार थे महाराष्ट्र के अंदर, उन लोगों ने भी बोल दिया कि अब हम लॉन्ग टर्म क्रेडिट पीजेंट्स को नहीं दे सकते, क्योंकि जब उनसे कोई खरीदेगा ही नहीं तो फिर वो क्रेडिट कैसे देंगे, वो कहाँ से पैसे देंगे? क्योंकि अगर वो क्रेडिट दे भी देते हैं तो किसान तो उन पैसों को बाद में पे ही नहीं कर पाएंगे ना। वाइल क्रेडिट ड्राइड अप, द रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज, बट ये क्रेडिट तो खत्म हो गया सिस्टम, बट अभी भी रेवेन्यू डिमांड बढ़ती हुई चली जा रही थी, 50 to 100% बढ़ती हुई चली जा रही थी। तो फार्मर्स को तो ऐसा लगा कि उनके साथ चीटिंग हुई है। द फार्मर्स फेल्ट देमसेल्व्स चीटेड एंड दिस वाज द कॉज ऑफ डेक्कन रिवॉल्ट। ये सारा का सारा कारण था डेक्कन रिवॉल्ट का, क्योंकि फार्मर्स को लगा कि ये तो हमसे प्रोड्यूस खरीद भी नहीं रहे, अब हम कहाँ से कर्जा भरेंगे। संथाल परगना को क्रिएट किया जाता है। 5500 स्क्वायर माइल्स का जो एरिया था भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का, उसको कार्व्ड आउट करके और बीरभूम को संथाल रिवोल्ट के बाद 1860s में जो कॉटन का जो कॉटन की इंपोर्ट थी ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन में कॉटन जाया करता था, उसमें से 2/3 कॉटन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से ही जाता था। फिफ्थ रिपोर्ट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में इंट्रोड्यूस करी जाती है तो उसमें डिस्कशन होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के घोटालों के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है इंडिया के अंदर। फ्रांसिस बुचानन जो थे वो यहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर थे, जो इंडिया में आए थे मेडिकल सर्विस पे करने के लिए। पहाड़िया से यहाँ पे क्या करते थे, मैंने बताया, वो महुआ फ्लावर को कलेक्ट करते थे फूड के पर्पज से। मनी लेंडर्स यहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया करते थे संथाल से, वॉज कॉल्ड डीकू बाय द संथाल्स, और मनी लेंडर्स को ये लोग डीकू भी बोला करते थे। ठीक है, तो इनका नाम जरूर याद रखना। यहाँ पे 2 एमसीक्यू है, इनको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि हाउ डिड द पहाड़ियास अर्न द लाइवलीहुड, कैसे अर्न करते थे ये लाइवलीहुड। पहला तो बता दे रही हूँ, नेक्स्ट वाला आप खुद बताओगे। क्या ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, क्या ये महुआ फ्लावर्स को कलेक्ट करते थे, क्या ये सिल्क कोकून्स को कलेक्ट करते थे, या ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड वाला बताओ कि परमानेंट सेटलमेंट जो थी वो सबसे पहले कौन से स्टेट में इंट्रोड्यूस करी गई थी। ठीक है, अब पहुंचते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं, तो उनको भी कवर कर लेते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पे क्या कहती, द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना पोस्ट मेनी ग्रुप्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया और चाइना के ऊपर, उसको अपोज कर रहे थे, कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंक्रीज इन द मेंबर्स ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स, हो क्या रहा था, जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे उनके नंबर्स यहाँ पे इंक्रीज होते हुए चले जा रहे थे, जो कि क्या चाहते थे, वो भी इंडियन के ट्रेड में शेयर चाहते थे, वो भी चाहते थे कि इंडिया में जो ट्रेड चल रहा है उसमें हमें भी पैसे मिले। इंडस्ट्रीज जो ब्रिटेन के थे वो बहुत ज्यादा कीन थे टू ओपन इंडियन मार्केट्स फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, ये क्या चाहते थे कि भाई हमें भी मौका दिया जाए इंडिया में जाके पैसे कमाने का। इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज मिसरूल एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशन स्प्रेड, लोग इनके बारे में जो मिसरूल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी और ये सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहे थे इंडिया के अंदर, ये खबर ब्रिटेन में पहुंच जाती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंच जाती है। इंसिडेंट्स पता चलते हैं इनके कि कितने ज्यादा ब्रिटिशर्स जो है वो लालची हैं, कितने करप्ट ऑफिशियल्स हैं इनके, ये सारी बातें पता चलती है। एक सीरीज ऑफ एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेकर आए जाते हैं ताकि ये जो कंपनी है उसको रेगुलेट किया जाए कि वो इंडिया में रूल तो कर रही है, मुनाफा तो कमा रही है, बट वो ब्रिटेन क्यों नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखा जाए। 3 मेन लैंड सेटलमेंट एक्ट लेकर आए थे, 3 मेन लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, जिनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सबसे पहला लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, उसके बाद रैयत वाली सेटलमेंट एक्ट, देन महल वाली सेटलमेंट एक्ट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो था वो कौन लेकर आया था, अभी हमने ऊपर देखा था, चार्ल्स कॉर्नवालिस लेकर आए थे इसको 1793 में। इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे जमींदार ही टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे और रेवेन्यू डिमांड फिक्स थी और बहुत ज्यादा थी। जमींदार को ही रिस्पॉन्सिबल बोला जाता था कि भाई आपका ही काम है विलेजेस से जितना भी रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करना और कंपनी को सबमिट कराना। जो जमींदार के लैंड थे उनको ऑक्शन कर दिया जाता था अगर वो लोग टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते थे तो। ठीक है, रैयत वाली सेटलमेंट एक्ट क्या था, इसको बॉम्बे डेक्कन एरिया में थॉमस मुनरो के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। थॉमस मुनरो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये रैयत वाली सेटलमेंट एक्ट जो है, जो रेवेन्यू सिस्टम है, इसको मुनरो सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसको 1880 में लेकर आते हैं ये लोग। यहाँ पे रेवेन्यू जो था वो डायरेक्टली राइट से कलेक्ट किया जाता था, किसानों से कलेक्ट किया जाता था। द राइट गिवन द लैंड ओनरशिप, इनको ही लैंड ओनरशिप दी जाती थी और रेवेन्यू डिमांड जो थी ना वो परमानेंट या फिक्स नहीं थी। टाइम टू टाइम ये लोग रेवेन्यू डिमांड को बढ़ाते रहते थे, जिससे जो किसान थे वो बहुत परेशान थे। थर्ड कौन सा है, महल वाली सेटलमेंट एक्ट, इसको नॉर्थ वेस्ट रीजन में इंडिया के एस्टैब्लिश किया जाता है। जो लैंड था उसको महल्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी अलग अलग विलेज यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, और ये जो पूरा महल था वो एक यूनिट की तरह, एक एंटाइटी की तरह कंसिडर किया जाता था। यहाँ का जो हेडमैन था वो रिस्पॉन्सिबल था टैक्स कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये 3 मेनली जो रेवेन्यू सिस्टम है वो यहाँ पर लेकर आते हैं।
अमेरिका की सिविल वॉर के बारे में एक बार दोबारा से थोड़ा सा देख लो और समझ लो। 1861 में ये ब्रोक आउट हुई। इसकी वजह से क्या हुआ, अमेरिका में जो कॉटन की प्रोडक्शन थी वो डिक्लाइन कर गई। तो ब्रिटिशर्स कहाँ पे मूव कर गए, इंडिया की तरफ, कि इंडिया से अब ये जो डिमांड है वो पूरी करेंगे। और यहाँ पे साहूकार वगैरह जो थे और जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे, इनको यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, ये लोग एडवांस देना इन लोगों ने चालू कर दिया किसानों को। जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे वो साहूकार को एडवांस देते थे, ताकि साहूकार लोन प्रोवाइड कर सके किसानों को। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिस्टम बना दिया। और द राइट्स फाउंड एक्सेस टू सीमिंगली लिमिटलेस क्रेडिट। इसकी वजह से क्या हुआ, जो किसान थे वो अच्छी तरीके से जितना चाहे उतना उधार ले सकते थे। यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन बॉम्बे में बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गई। कुछ रिच पीजेंट्स जो थे उनको तो बहुत ही मुनाफा हुआ यहाँ पे। फॉर मेजोरिटी पीजेंट कॉटन एक्सपेंशन मेंट हेवियर डेट। बट हो क्या रहा था, जितना ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन उतना ज्यादा कर्जा किसानों के ऊपर बढ़ता हुआ चला जा रहा था। इस फैक्ट को भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में ही और पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे सनसेट लॉ भी लागू होती थी, ये भी याद रखना। अगर पेमेंट नहीं कर पाते थे ये, तो इनकी लैंड को ऑक्शन कर दिया जाता था। जमींदार जो थे यही रेवेन्यू कलेक्टर थे यहाँ पे, और यहाँ पे जो पीजेंट्स थे उनको टेनेंट्स माना जाता था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ना, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान थी। ये जो डेक्कन में पूरा रिवॉल्ट फैल चुका था, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेशराइज टू इंक्वायर इनटू द कॉज ऑफ रिवोल्ट। तो जो गवर्नमेंट थी बॉम्बे की, उसने बोला कि भाई पता लगाओ ये रिवोल्ट हो क्यों रहा है। तो एक कमीशन बैठाला जाता है रिवोल्ट के बारे में पता लगाने के लिए। रिपोर्ट प्रेजेंट करता है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 में जाकर। बट एक बात याद रखना, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो है वो पर्सपेक्टिव से बनाई गई है ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा दिखाएंगी और इंडिया के लोगों को बुरा दिखाएंगी। रिपोर्ट एज इस रिपोर्ट को पूरा डेक्कन राइट रिपोर्ट के नाम से रेफर किया जाता है। इंक्वायरीज बाय द कमीशन इन द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द राइट्स स्प्रेड। जहां जहां पे ये जो राइट्स थे वो फैलते हुए चले जा रहे थे, स्प्रेड होते हुए चले जा रहे थे, उसके बारे में बताया गया। जो स्टेटमेंट थी किसानों की, साहूकार्स की, आई विटनेस की, वो सारी स्टेटमेंट इसमें रिकॉर्ड करी गई। जो रेवेन्यू था सेल्स का, प्राइस का, इंटरेस्ट का डिफरेंट रीजन से, उसको भी कंपाइल किया गया। डेटा कलेक्ट किया गया, रिपोर्ट्स जो थी वो जितनी भी, वो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेज दी गई। अब इन रिपोर्ट को क्रिटिकली एनालाइज करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये रिपोर्ट्स किसके द्वारा लिखी गई थी, ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स के द्वारा। तो उनको ही तो अच्छा दिखाएंगी। ठीक है, जो रिपोर्ट थी वो रिफ्लेक्ट करती है ऑफिशियल के कंसर्न को। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, भाई ये सीबीएसई का मटेरियल है, तो इसमें कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बट मैं करेक्ट करते हुए चलूंगी, तो आप भी ध्यान रखना। कमीशन आस्क्ड टू जज वेदर गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड वाज द कॉज ऑफ द रिवोल्ट बाय द कमीशन। तो कमीशन ने बोला, क्या हमें ये बोलना चाहिए कि जो पूरा रिवोल्ट हुआ ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर के इस पूरे रेवेन्यू सिस्टम की वजह से हुआ? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो रेवेन्यू डिमांड थी ना वो इसका कारण नहीं थी रिवोल्ट का। उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि ये कारण नहीं थी। कौन था कारण? इन्होंने बोला मनी लेंडर्स का फॉल्ट था, उन्होंने इतना कर्जा क्यों दिया, इस वजह से किसान जो थे वो परेशान हुए, और इस वजह से उन्होंने यहाँ पे रिवोल्ट कर दिया। द रिलेक्टेंट अप्रोच ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट तो मानने को तैयार ही नहीं थी इस बात को। जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स थी वो इनको बिल्कुल इनवैल्यूएबल सोर्स माना जाता है, इसीलिए क्योंकि इसमें रियलिटी तो दिखाई ही नहीं जाती है बिल्कुल भी। बट हैव टू बी रेड, बट हमें फिर भी इनको पढ़ना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। ठीक है, एविडेंसेस यहीं से मिल रहे हैं। अब संथाल्स आते हैं 1780s में, बताया मैंने। संथाल्स यहाँ पे एग्रीकल्चरलिस्ट थे, ऐसे वाले एग्रीकल्चरलिस्ट जो सेटल्ड है, परमानेंट है। तो ये वाले जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे वो पसंद आ रहे थे ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स ने इनको बोला कि आप आओ और जंगल महल में सेटल हो जाओ। ठीक है, ताकि ये जो पहाड़ियां हैं इनको यहाँ से हटाया जा सके। अब संथाल्स यहाँ पे इनको आइडियल सेटलर लग रहे थे, तो इनको यहाँ पे इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। बट होता क्या है, लार्ज एरिया जो था वो दामिनी कोह के नाम से इनको डीमार्क तो कर दिया गया 1832 में। लैंड भी डिक्लेयर कर दिया गया कि ये संथाल्स का है। संथाल्स यहाँ पे सेटल जो फार्मिंग थी वो करने लग गए, और जो भी लैंड रेवेन्यू था वो ब्रिटिशर्स को देने लग गए। बट बाद में ये लोग भी इनसे परेशान हो जाते हैं, ये चीज हमने देखी थी। ठीक है, नाउ लेट्स कवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ दिस बुक। ठीक है, अब करते हैं रिबल्स एंड राज। 1857 का रिवॉल्ट, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो लॉन्ग फॉर्मेट में भी पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखते हैं, फटाफट से कवर करते हैं इसको। द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ कैंटोनमेंट। रिवोल्ट पूरा शुरू कहाँ से हुआ था? मेरठ कैंटोनमेंट से शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ कैंट वाली एरिया से शुरू हुई है बात। 11 मई 1857 को जो रिबेल्स थे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था अपने लीडर को, बहादुर शाह जफर को, और इन्होंने अपना लीडर इनको बना लिया था। जो सिपोइस थे वो एक्शन में आ चुके थे यहाँ पे, और डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स के जरिए वो मैसेज पहुंचाते रहते थे। कई बार ये इवनिंग गन की फायरिंग के जरिए भी ऐसा करते थे। इमीडिएट कॉज क्या था कि रिवोल्ट जो है वो हुआ क्यों?
मेन उसका अगर हम कॉज की बात करें तो वो था ग्रीस कार्ट्रिजेस। ऐसा माना जाता था जो कार्ट्रिजेस यूज करी जाती है, ये जो सिपोइज यूज करते हैं, उसके अंदर ना पिग एंड काउ का फैट जो है वो मिक्स करा गया है, जो कि जिसको मुंह से उनको ऐसे उसको लेयर जो थी वो उतारनी पड़ती थी, टीयर करना पड़ता था उसको, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे और जो हिंदूज थे दोनों का ही रिलीजन जो था वो यहाँ पे जो उनका धर्म था वो भ्रष्ट हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमें कि मेन कॉज़ की जब भी बात करी जाए तो ये है, अदरवाइज़ बहुत सारे इसके कारण जो है वो हो सकते हैं। अभी जिनको हम चैप्टर में कवर करते हुए चलेंगे। 1857 में क्या होता है, रिबेल्स जो है वो यूनिटी एस्टैब्लिश कर लेते हैं, ये लोग सब साथ में आ जाते हैं और रिबेल्स जो है वो क्या करते हैं, प्रोक्लेमेशंस यहाँ पे जारी करना शुरू कर देते हैं 1857 में। सारे सेक्शंस को बोलते हैं कि आप आओ और जॉइन करो, ये ये भूल जाओ कि आप कौन-सी कास्ट से, कौन-सी क्रीड से बिलॉन्ग करते हो, बस आओ और हमारे इस मूवमेंट को जॉइन करो। जो नवाब थे, जो मुस्लिम रूलर्स थे, उनको भी बोला गया कि वो हिंदू सेंटिमेंट्स की का भी ध्यान रखें। जो रिबेलियन थे इस टाइम पीरियड में, वो इसको एक वॉर की तरह देख रहे थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही साथ में आ रखे थे। दोनों ही अगर जीतेंगे तो साथ में जीतेंगे, हारेंगे तो साथ में हारेंगे। अ सीरीज ऑफ ग्रीवेंसेस इन अवध लिंक्ड प्रिंस तालुकदार पीजेंट सिपोई। तो हुआ क्या, अवध में कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से ये सारे के सारे लोग साथ में लिंक्ड हो गए इन डिफरेंट वेज। दे केम टू आइडेंटिफाई फिरंगी राज। ये लोग अब बस ये चाह रहे थे कि ये फिरंगी राज जो है वो यहाँ से खत्म हो जाए, चला जाए। द ब्रिटिश एनेक्स द लैंड्स। इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो तालुकदार हुआ करते थे उनके लैंड्स पर एनेक्स कर लिया, उनको डिसआर्म कर दिया, उनकी आर्मी छीन ली इन्होंने, उनके फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो रेवेन्यू सेटलमेंट था वो पूरा अंडरमाइन करा था द पोजीशन एंड अथॉरिटी ऑफ द तालुकदार्स, बिकॉज नाउ द तालुकदार्स वर इंटरलोपर्स विद नो परमानेंट स्टेक्स इन लैंड। तो अब तालुकदार्स बेचारे ऐसे हो चुके थे जिनके पास कोई पावर बची ही नहीं थी, पावरलेस हो चुके थे, सारी पावर इनके ब्रिटिशर्स ने इनसे छीन ली थी। द तालुकदार्स वर ऑप्रेसर इन द आइज। ये जो तालुकदार्स थे वो ऑप्रेसर थे, किसकी आंखों में ऑप्रेसर थे ये भाई, ये पीजेंट्स के लिए तो भाई ऑप्रेसर थे एक टाइम पीरियड में। बट हालांकि इन्होंने इनकी बहुत बुरे समय में कई बार मदद भी करी थी, तो इसीलिए हमेशा इनके लिए बुरे नहीं रहे, कई बार इनके लिए फादर फिगर बन के भी इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी सामने आए। द डिस्पोजिशन ऑफ तालुकदार मेंट द ब्रेकडाउन ऑफ एन एंटायर सोशल ऑर्डर। तालुकदार को हटाना, इसका मतलब क्या था कि आप पूरे सोशल ऑर्डर को खत्म कर रहे हो। द टाइज एंड लॉयल्टी एंड पेट्रोनेज दैट हैड बाउंड द पीजेंट टू द तालुकदार वर डिस्टर्ब्ड। जिस तरीके से जो पीजेंट थे, किसान थे, वो इनसे जुड़े हुए थे तालुकदार से, वो सारी चीजें यहाँ खत्म कर दी जा रही थी। इन प्री ब्रिटिश टाइम, जब प्री ब्रिटिश टाइम में जो तालुकदार थे वो मेन ऑप्रेसर इनके लिए हुआ करते थे। पर हालांकि मैंने बताया कि ये इनकी इनकी मदद भी किया करते थे जब जरूरत पड़ती थी तब। अंडर द ब्रिटिश द पीजेंट वाज डायरेक्टली एक्सपोज। जैसे ही जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो डायरेक्टली यहाँ पे देख पाते हैं कि कितने ज्यादा ये लोग जो ब्रिटिशर्स है वो क्रूअल है, और उस टाइम पीरियड में भी यही इनकी हेल्प करते हैं। There was no longer any guarantee that in time of hardship the new owner would support। और ऐसा कुछ भी हम कह नहीं सकते थे कि भाई अगर ब्रिटिशर्स इनकी जगह आ जाएंगे, तालुकदास की जगह आ जाएंगे, तो जब हमें ज़रूरत होगी, मतलब एज अ पीजेंट हमें ज़रूरत होगी पैसों की, तो ये लोग हमारी उतनी हेल्प करेंगे जितना तालुकदार कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो पीजेंट थे वो भी अभी तालुकदार के ही सपोर्ट में थे, ये सब साथ में ही आ चुके थे। द सब्सिडियरी अलायंस को इम्पोज कर दिया गया अवध में 1801 में, और बोल दिया गया कि अवध के जो नवाब है, नवाब वाजिद अली शाह, वो मिस गवर्न कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं अवध में, इसीलिए उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और उनको एग्जाइल कर दिया गया। कहाँ पे? कलकत्ता में। इनको भेज देते हैं यहाँ से कलकत्ता, और यहाँ पे नहीं रहने देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की तो जॉब भी चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट उनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो नवाब वाजिद अली शाह के कोर्ट में ही कुछ ना कुछ एम्प्लॉयड थे किसी ना किसी वर्क में, ठीक है। रिबल्स प्रोक्लेमेशन एक्सप्रेस द वाइड स्प्रेड फियर that the British were bent on destroying the caste and religion। ये जो अफवाहें थी वो फैलती हुई चली जा रही थी कि ये ब्रिटिशर्स जो है ना वो बस इसी बात पे तुले हुए हैं कि हमें हिंदू और मुस्लिम के रिलीजन को भ्रष्ट कर देना है, इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा देना है। और ये जो डर था वो लोगों के अंदर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि सब लोग इन र्यूमर्स पे बिलीव कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि वो इस रिवोल्ट को ज्वाइन करे। उनको अब कोई ना कोई इनका ऑल्टरनेटिव चाहिए था। टू क्वेल द इंसर्जेंसी द ब्रिटिश पास द सीरीज ऑफ लॉ। इन सारी चीजों को शांत कराने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी लॉज पास करी जिससे ट्रूप्स को हेल्प हो सके। इन मे एंड जून 1857 होल ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज पुट अंडर मार्शल लॉ। पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया मार्शल लॉ उसमें इंप्लीमेंट कर दी गई, एंड मिलिट्री ऑफिसर्स को बोल दिया गया कि भाई जैसे ही आपको कोई भी इंसान
यहाँ पे शामिल होता हुआ देखने को मिले इन इन रिबल्स में, तो फटाफट से उसको वहीं पे ही खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पिक्टोरियल इमेजेस प्रिपेयर्ड बाय द ब्रिटिश एंड इंडियंस हैव बीन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ मिलिट्री रिवोल्ट। बहुत सारी अलग अलग इमेजेस बनाई गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड भी है हमारे लिए, इनसे हमें पता भी चल पाता है कि क्या क्या चीजें उस टाइम पीरियड में हो रही थी। बहुत सारी इलस्ट्रेशन, पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग्स वगैरह आज के टाइम पीरियड में भी हमें कई बार देखने को मिल जाती है। 1857 का जो रिवोल्ट है इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लोग साथ में आकर इंपीरियल रूल के अगेंस्ट लड़ रहे थे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये स्टार्ट तो होता है जिसमें इनिशियल सेक्रीफाइस हमें मंगल पांडे का देखने को मिलता है, जो कि 34th रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, बैरकपुर बंगाल से, अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ना, ये वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहते थे। इनका मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया के अंदर लेकर आनी चाहिए, और इन्होंने ही यहाँ पे थोड़े बहुत एफर्ट लगाए, और इनके साथ साथ राजा राम मोहन रॉय ने भी। इसकी वजह से 1829 में जो सती प्रैक्टिस इंडिया के अंदर हुआ करती थी उसको यहाँ पे बैन कर दिया गया। कानपुर में क्या चल रहा था, कानपुर में जो सिपाही थे जितने भी और जो लोग थे यहाँ के जो टाउन के, वो सारे पहुंच चुके थे नाना साहिब के पास। क्यों, नाना साहिब कौन थे? नाना साहिब थे पेशवा बाजीराव द सेकेंड के सक्सेसर। तो इनके पास पहुंच गए ये, और इनको बोला कि आप हमारे लीडर बन जाओ, आप इस रिवोल्ट को ज्वाइन कर लो। डिस्पाइट एफर्ट्स टू क्रिएट डिवीजन, बहुत सारी कोशिश करी ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुस्लिम को अलग करने की इस टाइम पीरियड में, बट कुछ भी इसका असर नहीं होता है। हिंदू और मुस्लिम फिर भी यूनाइट रहते हैं। इंडियन सोल्जर्स उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम इन कार्ट्रिजेस को बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले हैं, और ये सारी चीजें किससे बिलोंग कर रही थी? थर्ड लाइट कैवलरी रेजिमेंट से बिलोंग कर रही थी। सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, बरेली, आरा, बनारस और कलकत्ता, ये मेन सेंटर्स थे इस रिवोल्ट के। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप में भी पूछे जाते हैं, उसमें भी समझा दूंगी, करा दूंगी। ये जो लिंक थी सोल्जर्स के बीच में और रूरल वर्ल्ड के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है यहाँ पे पूरे इस अपराइजिंग में। पीपल वर enraged by how British land revenue settlement had dispossessed landholders from their lands। जो लोग थे वो बहुत गुस्से में थे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनके लैंड जो हुआ करते थे कभी ना कभी, उनसे उनके लैंड होल्डिंग्स छीन ली, और जितना भी यहाँ पे जो आर्टिसंस थे, वीवर्स थे, उनका भी पूरा का पूरा काम इन्होंने खत्म करवा दिया था। ठीक है, अब दो यहाँ पे क्वेश्चन है, इनके आंसर जो है एमसीक्यू के कमेंट सेक्शन में कर देना। आगे बढ़ते हैं। 1857 का रिवोल्ट जो था वो एक ऑप्रेस्ड, एक सिंबल की तरह देखा जाता है, वाज अ सिंबल ऑफ द ऑप्रेस्ड पीपल ऑफ इंडिया टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ये एक ऐसे सिंबल की तरह देखा जाता है जहाँ पे इंडिया के जो लोग हैं जिनको ऑप्रेस किया गया, अब वो आज़ादी चाह रहे हैं, फ्रीडम गेन करना चाह रहे हैं ब्रिटिश रूल से। क्योंकि ये रिवोल्ट जो था वो पूरा ऑर्गेनाइज था, ये एक आर्म्ड रिबेलियन था। स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ देखने को मिलेंगी भाई, जैसा मैंने बताया कि ये सीबीएसई का मटेरियल है, तो इसमें थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है। रीच दिल्ली इन 2 days आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम मेरठ। मेरठ से शुरू करते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाते हैं। दोनों ही सिटीज के लोग यहाँ पे और नॉर्थ इंडिया के बाकी सारे लोग भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करने लगते हैं। सारी सेक्शन के लोग जो थे, चाहे वो पीजेंट्स हो, जमींदार हो, प्रिंसेस हो, इन सब ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन कर लिया गया। और रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह, ब्रिजेश कादर, शामल, मौलवी अहमदुल्ला शाह एंड कॉमन मेन एंड वुमेन ऑल पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवोल्ट। मतलब जो लीडर पर्सनालिटीज थी वो भी, और बाकी जो लोग थे उन लोगों ने भी इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। देयरफॉर कैन नॉट बी कॉल्ड मेयरली अ मिलिटेंट मूवमेंट। इसीलिए इसको सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मिलिटेंट मूवमेंट था, मिलिट्री मूवमेंट था। रिवोल्ट ना कुछ चीजों में पीछे रह गया, इस वजह से हमें उस टाइम पीरियड में आजादी नहीं मिली। कैसे? क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लोग बिलोंग करते थे, उनके एम भी डिफरेंट डिफरेंट थे। वो अलग अलग अपने अपने पर्सनल रीजन की वजह से, अपने पर्सनल मोटिव्स की वजह से इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे। उन जो सिपाही थे उनको लग रहा था कि उनका कन्वर्जन ना कर दिया जाए। लक्ष्मीबाई को डर था कि उनके हाथ से उनका स्टेट ना चला जाए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर। अवध अवध यहाँ पे लड़ रहा था सब्सिडियरी अलायंस के अगेंस्ट, जो यहाँ पे इम्पोज कर दिया गया था। जो मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर, इनको ही लीडरशिप इसलिए एक्सेप्ट करनी पड़ती है बिकॉज यहाँ पे सिपाही इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। जो रिबेलियन था वो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड था गेंगेटिक प्लेन्स में। गेंगेटिक प्लेन्स यानी नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में पूरा का पूरा सीमित था, साउथ इंडिया में तो कुछ हो ही नहीं रहा था। इन स्पाइट ऑफ दीज फैक्टर्स द रिबेलियन वाज वाइड स्प्रेड। उसके बाद भी काफी ज्यादा, ये इतना ज्यादा नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हो रखा था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा का पूरा शेक करके रख दिया था। रिबेलियन या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह भी देखा जाता है। रिबल्स वर अनग्रेटफुल एंड सेविज। अब देखते हैं कैसे भाई। सप्रेसिंग द वॉइस ऑफ द रिबल्स वाज नेसेसरी। ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था कि किसी ना किसी तरह से हमें इनकी जो आवाज है उसको रोकना होगा, यहीं पे ही दबाना होगा। इंडियंस जो थे वो अपनी डिमांड्स को यहाँ रख रहे थे रिवोल्ट के दौरान। मोस्ट ऑफ द सिपोइज एंड कॉमन मासेस इलिटरेट, जितने भी आम जनता थी वो बिल्कुल इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं। तो ओनली सोर्स जो हमें मिलता है
ये पूरे रिबिलियन को अंडरस्टैंड करने का, वो कहाँ से मिलता है? वर अ फ्यू प्रोक्लेमेशन और जो इश्तिहार वगैरह छपे उनके ज़रिए ही हमें जानकारी मिल पाती है। ज़्यादातर सोर्सेज़ जो है वो जो ज़्यादातर जो हमें सोर्सेज़ हैं वो नहीं मिल पाते हैं। बहुत ही कम सोर्सेज़ हैं जो कि रिबल्स के पर्सपेक्टिव को भी दिखाते हैं। रिबल प्रोक्लेमेशंस जो थी वो सारे सेक्शंस को अपील करती है कि आप साथ में आओ। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम प्रिंसेस के द्वारा यहाँ पे प्रोक्लेमेशंस इश्यू करी जाती हैं। इश्तिहार यहाँ पे प्री ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में, पास्ट के बारे में बताते हैं कि कितना अच्छा सब कुछ तब हुआ करता था। रिबेलियन जो थे ये इस वॉर को कैसे देख रहे थे कि जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अगर साथ साथ में रहेंगे तो दोनों ही साथ में खोएंगे, और अगर गेन भी कुछ करेंगे तो साथ में ही गेन करेंगे। प्रोक्लेमेशंस कंप्लीटली रिजेक्टेड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स जो भी बात कह रहे थे वो सारी की सारी बातों को मानने से लोग मना कर दे रहे थे। जो रिबल्स थे अब वो एक ऑल्टरनेटिव चाहते थे, किसका? ब्रिटिश राज का। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो कि 25 अगस्त 1857 को आती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमें रिबल्स की भी वॉइस के बारे में बताती है। जमींदार जो थे वो इन लैंड्स को चाहते थे, क्यों? ताकि पावर उनके पास आ जाए। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को फ्रीडम चाहिए थी अपने मर्जी के बिजनेस करने के लिए। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको प्रमोशन चाहिए था, हाइक चाहिए थी। तो देख रहे हो ना, सबके अपने अपने मोटिव थे। कहीं ना कहीं इसी वजह से हम पीछे रह गए उस टाइम पीरियड में। जो आर्टिसंस और क्राफ्ट पर्सन थे इनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए था राजा के दरबार में। किंग और नवाब्स जो थे उनको उनके अपने खुद के राज्य वापस चाहिए थे, और जो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लोग अलग अलग बिलोंग करते थे वो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रीगेन करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, जो पिक्टोरियल इमेजेस थी वो प्रोड्यूस करी जाई थी इंडियंस और ब्रिटिशर्स दोनों के ही द्वारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स की तरह भी देखा जाता है, रिकॉर्ड की तरह भी देखा जाता है इस रिवोल्ट के दौरान। यहाँ पे हमारे सामने पेंटिंग्स है, पेंसिल ड्राइंग्स है, स्केचिंग्स, बहुत सारे स्केच है, पोस्टर्स है, कार्टून्स है, बाजार प्रिंट्स हैं जो हमें बताते हैं, इन्वोक करते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कैसे सोच रहे थे, उनके इमोशंस और रिएक्शंस क्या थे और इंडियंस के इमोशन और रिएक्शन क्या थे। रिलीफ ऑफ लखनऊ नाम की एक पेंटिंग जो कि थॉमस जॉन्स बाकर ने बनाई थी 1859 में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो वायलेंस था जो ब्रिटिश वुमेन फेस कर रही थी उसको भी इन पिक्चर्स में भर भर के दिखाया गया। जोसेफ नॉयल पैटर्न इन मेमोरियल एक पेंटिंग बनाते हैं, ये भी बहुत फेमस होती है उस टाइम पीरियड में। ऐसा दिखाया जाता है कि जो हेल्पलेस वुमेन है वो किस तरीके से सिपोइस से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है इन रीजन ऑफ कानपुर। दिस रिप्रेजेंटेशन हैज अ डीप रिलीजियस कॉनोटेशन, अ बैटल टू सेव द ऑनर ऑफ क्रिश्चियनिटी। कहीं ना कहीं ये लोग भी अपने ऑनर को, अपने अपने ऑनर को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी के ऑनर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वायलेंट रिप्रेशन हमें देखने को मिलते हैं रिवोल्ट में, और यहाँ पे बोला जाता है कि भाई इस टाइम पीरियड में तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस ज़रूरी है ही, तभी ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक करी जा सकती है, और रिप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवध को अनेक्स कर लिया गया था सब्सिडियरी अलायंस के अंदर, हमें याद है नवाब वाजिद अली शाह यहाँ पे जो थे उनको यहाँ पे डिथ्रोन कर दिया गया, उनको हटा दिया गया इस पोस्ट से और उनको कलकत्ता भेज दिया गया। वाजिद अली शाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बट ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि ये पॉपुलर नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह चले गए तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था बहुत सारे लोगों को कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी चला गया। बहुत सारे लोग तो इवन काफी दूर तक उनको पैदल भी फॉलो करते हुए जाते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट था उसका कल्चर था वो सब खत्म कर दिया। इमोशनल अपहीवल हमें अवध में देखने को मिली, और अवध में इसकी वजह से बाकी सारे लोग जो थे वो लिंक हो पाए, साथ में आ पाए। ठीक है, तालुकदार का मैंने बताया कि लोस इनका लैंड छीन लिया गया था, इस वजह से ये परेशान थे ब्रिटिशर्स से। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे जो सिपोइज थे उनको रिक्रूट किया गया अवध के विलेजेस से, और फॉर डिकेड्स द सिपोइज हैड कंप्लेन, और ज़्यादातर जो इनमें से सिपाही थे वो इसी बात की कंप्लेन करते रहे काफ़ी टाइम तक कि उनको पैसे बहुत कम दिए जाते हैं, उनको लीव नहीं दी जाती है। सिपाही और जो सुपीरियर्स थे उनके बीच की जो रिलेशनशिप थी वो इतनी अच्छी रह नहीं गई थी। इमीडिएट कॉज क्या था इस रिवोल्ट का? सबसे पहला तो वही कि काओ और पिग का फैट जो है वो यहाँ पे यूज कर रहे थे बुलेट्स में, और रिलीजियस सेंटीमेंट दोनों के ही हर्ट हो रहे थे, हिंदू एंड मुस्लिम के। क्यों? और ऐसा भी अफवाह फैल रही थी कि मार्केट में जो फ्लावर बिक रहा है, जो आटा बिक रहा है, उसके अंदर डस्ट मिलाया गया है, बोन डस्ट मिलाया गया है काऊ और पिग का। ठीक है, फियर और सस्पिशन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ था अपने कास्ट और रिलीजन को लेकर, और रिफॉर्मेशंस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो दोबारा से यहाँ पे कोशिश करती है अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने की, एबॉलिश कर देती है सती प्रैक्टिस को 1829 में, विडो रीमैरिज एक्ट लेकर आती है उसके बाद। तो और रिलीजियस जो सोशल कस्टम्स थे हिंदू के, उनके ऊपर भी अटैक करती है। तो जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे उनके अंदर डर था इस बात का कि कहीं ये धीरे धीरे हमें क्रिश्चियनिटी के टूवर्ड्स ना कन्वर्ट कर दे। और विलियम बेंटिक जो कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं, इंडिया को रिफॉर्म करने की और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को यहाँ पे इंडिया में स्टैब्लिश करने की बात करते हैं। अवध के एनेक्सेशन के बारे में हमने देखा, और जो कंट्री साइड थी अवध की, वहाँ पे जितने भी फोर्ट्स वगैरह थे वो सारे जो तालुकदार के पास हुआ करते थे वो भी उनसे छीन लिए गए।
तालुकदार का जो कंट्रोल था, लैंड पावर थी, वो सब छीन ली गई थी इनसे। जो आर्मी कभी ना कभी ये कंट्रोल करते थे, वो सारी चीजें इनके हाथ से चली गई थी। ठीक है, अब होता क्या है लास्ट में, इन प्री ब्रिटिश टाइम जो तालुकदार थे उनके पास ना 67% जो होल्डिंग्स थी वो हुआ करती थी, एंड टोटल नंबर ऑफ विलेजेस जो थे अवध के वो हुआ करते थे। समरी सेटलमेंट एक्ट के बाद क्या होता है, 38% ये चीजें बचती हैं। उसके बाद तो फिर तालुकदार धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हुए चले जाते हैं और यहाँ पे इनकी जो पावर है वो इनसे छीन ली जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, वो है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। अब ये चैप्टर, इससे हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ये वाला चैप्टर और इसके बाद वाला जो चैप्टर है उससे 8 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, और इसमें से तो महात्मा गांधी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको ये कवर कर ही लेना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। स्टार्ट करते हैं। सिविल डिसऑबिडेंस और बियॉन्ड, उसके बाद के बारे में और सिविल डिसऑबिडेंस के बारे में हमें इसमें बताया गया है। कुछ कुछ बातें हैं जो याद रखनी है हमें इस चैप्टर को पूरा समझने से पहले। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका में थे। It was in South Africa that Mahatma Gandhi first forged the distinctive techniques of non-violent protest known as सत्याग्रह। ये सत्याग्रह का आइडिया नया नया नहीं था, ये महात्मा गांधी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके आए थे साउथ अफ्रीका में, और वहां पे उनको इसमें जीत भी हासिल हुई थी, इसीलिए इन्होंने ये आइडिया बाद में इंडिया में भी अप्लाई करने का सोचा। फर्स्ट प्रमोटेड हार्मनी बिटवीन रिलीजन्स, इन्होंने पहले क्या किया, रिलीजन्स के बीच में हार्मनी प्रमोट करी कि भाई सारे धर्मों को एक साथ मिलकर रहना है। एंड फर्स्ट रिलेटेड अपर कास्ट इंडियन, जो अपर कास्ट इंडियन थे उनके ऊपर इन्होंने अटैक किया और बोला कि भाई अगर आप डिस्क्रिमिनेटिव ट्रीटमेंट करते रहोगे लोअर कास्ट के टुवर्ड्स और विमेन के टुवर्ड्स, तो कभी भी चीजें चेंज नहीं होने वाली है सोसाइटी में। सो जो हिस्टोरियन है चंद्रन देव देवनेसन जो है वो रिमार्क करते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में, इनके बारे में बताते हैं द मेकिंग ऑफ महात्मा। ठीक है, द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 टू 1907। तो ये क्वेश्चन ना एग्जाम में एमसीक्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या स्वदेशी मूवमेंट महात्मा गांधी के आने से पहले भी हुआ था, या फिर पहली बार इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था ये बताओ। तो वो था 1905 से 1907 के बीच में। यहाँ पे कुछ नए नए लीडर्स इमर्ज होते हैं जिनको हम लाल बाल और पाल के नाम से भी जानते हैं। तो ये कौन कौन से लीडर है भाई, एक तो सबसे पहले हमारे हो गए बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, फिर बिपिन चंद्र पाल बंगाल से बिलोंग करते थे, और लाला लाजपत राय पंजाब से बिलोंग करते थे। द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ गांधी जी की सबसे पहली पब्लिक अपीयरेंस कौन सी होती है, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही होती है फैब 1916 में, वेयर ही स्ट्रेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीजेंट। वो वहां पहुंचते हैं, स्पीच देते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता अगर यहाँ पे पीजेंट्स भी बैठे होते, और अगर ये जो नेशनलिज्म की टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास तक लिमिटेड ना होती। एंड वर्कर्स इन नेशनल मूवमेंट एंड हिज ओन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टुवर्ड्स इंडियन नेशनलिज्म, अपने बारे में बताते हैं, अपनी थिंकिंग के बारे में बताते हैं इंडियन नेशनलिज्म को लेकर कि इनकी सोच क्या है। सबसे पहली बार जो इवेंट होता है इनके आने के बाद, तो वो था चंपारण का इवेंट। अब होता क्या है, इसको ना ये 3 इवेंट है बेसिकली, इनको ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना, एक ट्रिक के जरिए याद रखना, केक के जरिए याद रखना सबसे, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी है और फुल फॉर्म भी याद रहेगी। सबसे पहले मूवमेंट जो है वो चंपारण में होता है, उसके बाद अहमदाबाद में, देन खेड़ा में। ठीक है, देन खेड़ा में होता है। तो ये जो मूवमेंट है ये गांधी जी के द्वारा करवाए जाते हैं यहाँ पे। चंपारण में सबसे पहले जो आपने क्लास 12th वाली जो इंग्लिश की बुक है उसमें चंपारण वाले चैप्टर में भी, इंडिगो वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जो राजकुमार शुक्ला है वो आते हैं इनको बुलाने के लिए महात्मा गांधी को कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट चंपारण चलो और वहाँ पे जो पीजेंट है उनकी कंडीशंस को देखो। ठीक है, तो वही वही वाली लिंक यहाँ पे दे रखी है। चंपारण 1917 में यहाँ पे मूवमेंट करते हैं, फिर अहमदाबाद और खेड़ा में 1918 में ये मूवमेंट होता है, जिससे गांधी जी जो है वो एक नेशनलिस्ट लीडर की तरह और गरीबों के एक मसीहा की तरह सामने आ जाते हैं। ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914 टू 18, 1914 से लेके 18 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, द ब्रिटिश हैड इंस्टीट्यूटेड सेंसरशिप। इन्होंने लगा दी सेंसरशिप प्रेस पे और मीडिया पे, और बोल दिया कि भैया क्या किया जा सकता है, अगर किसी भी लीडर पे हमें शक होता है तो हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, उसको डिटेन कर लेंगे, उसको गिरफ्तार कर लेंगे, और विदाउट एनी ट्रायल, और 2 साल तक उसका कोई भी ट्रायल नहीं होगा। Later on the recommendation of a committee chaired by the Sir Sidney Rowlatt, these tough measures were continued। उसके बाद एक एक सर सिडनी रॉलेट जो थे इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई, और इन्होंने क्या बोला, सर सिडनी रॉलेट के द्वारा ही एक एक्ट लेकर आया गया जिसको हम रॉलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बोला कि ये बातें सही है और हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद होता क्या है, 13 अप्रैल का डे था 1919 13 अप्रैल का डे था, अमृतसर में पंजाब में एक बैसाखी का फेयर लगा हुआ था। वहां पे बहुत सारे लोग जो थे वो इकट्ठा हुए थे इस पूरे
फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। ब्रिटिशर्स के पास ऐसी न्यूज़ स्प्रेड होके कहीं से पहुंचती है कि यहाँ पे कुछ नाथलिस्ट लीडर भी आए हुए हैं, कुछ रेवोल्यूशनरीज भी आए हुए हैं जो कि यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जो प्लानिंग है वो आगे की कर रहे हैं। तो क्योंकि उस टाइम पीरियड में मार्शल लॉ लगी हुई थी ऑलरेडी और ब्रिटिशर्स ने बोला था कि पब्लिक गैदरिंग्स मना है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे ये जो पब्लिक गैदरिंग थी वो हुई। तो अब ब्रिटिशर्स का ऑपरेशन देखना कि इन्होंने करा क्या। यहाँ पे एक एक जनरल थे जिनका नाम था जनरल डायर। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जितने भी एग्जिट पॉइंट्स से जलियांवाला बाग के उसको यहाँ पे क्लोज करवा दिया और जो फायरिंग थी वो स्टार्ट करवा दी, जिसकी वजह से यहाँ पे मोर देन 400 लोगों की जान चली गई ऑन स्पॉट, ठीक है? और उन्होंने बोला, जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने इतना ज्यादा क्रूअल डिसीजन क्यों लिया और ऐसा क्यों करा, तो उनका रीजन सिर्फ सीधा सा सीधा यही था कि हम इंडियंस को क्या करना चाहते थे, एक लेसन प्रोवाइड करना चाहते थे कि अगर वो ब्रिटिशर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं तो क्या हो सकता है। ये जो इवेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैप में भी कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी वो जगह थी, उसको मार्क करो। तो ये अमृतसर है जो कि पंजाब में लोकेटेड था। द सक्सेस ऑफ रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह एक्ट चल, जो रॉलेट सत्याग्रह है वो चलाया जाता है। द मैसेकर एट जलियांवाला बाग एंड ब्रिटिश रिट्रैक्टिंग फ्रॉम देयर प्रॉमिस, ऑल दीज इंस्पायर्ड गांधी जी फॉर नॉन कॉपरेशन। ये सारे इवेंट्स को वो देखते हैं गांधी जी और वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लागू कर ही देना है, स्टार्ट कर ही देना है। ये जो मूवमेंट है वो 1920 में स्टार्ट होता है। याद रखना कब शुरू होता है, 1920 में स्टार्ट होता है। फिर गांधी जी कपल नॉन कॉपरेशन विद खिलाफत मूवमेंट। यहाँ पे ये क्या करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ में मिला के चलाते हैं, साथ में चलाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करना इसलिए जरूरी था ताकि हिंदूज और मुस्लिम को साथ में यूनाइट करके रखा जा सके। खिलाफत इशू उस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा पॉपुलर था पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जो खलीफा था उसकी उसकी जो पोजीशन थी उसको चैलेंज किया जा रहा था। जो टर्की का खलीफा हुआ करता था उसकी पोजीशन को चैलेंज किया जा रहा था। तो पूरे वर्ल्ड में मूवमेंट चल रहा था इसके अगेंस्ट। इंडिया में भी दो ब्रदर्स थे जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। उनका नाम था अली ब्रदर्स के नाम से हम उनको जानते हैं, जिनका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन दो लीडर्स के नेम को याद रखना, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो इनसे जाकर गांधी जी मीटिंग करते हैं और मिलते हैं जाकर इनसे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि हम खिलाफत इशू को और ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको साथ में लेकर चलाना चाहते हैं। अब होता क्या है, जब जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट होता है तो स्टूडेंट्स, लॉयर, ये सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो नॉन कॉपरेट करना चालू कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनको यहाँ पे क्या करा जाता है, बॉयकॉट किया जाता है। जो वर्किंग क्लास थी वो भी स्ट्राइक पे चली गई थी। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उन्होंने भी फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया था। तब 1922 में अ ग्रुप ऑफ पीसेंट अटैक्ड एंड अ पुलिस स्टेशन। होता क्या है, सारी चीजें ये चल रही थी, उसी बीच में फाब 1922 में कुछ ग्रुप ऑफ पीजेंट किसान का कुछ ग्रुप जो है वो जाता है। चौरी चौरा एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। उस टाइम पीरियड में इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था। यूपी यूपी सेम है बट नाम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस में ये लोकेटेड था उत्तर प्रदेश में बेसिकली, चौरी चौरा। यहाँ पे जाकर पुलिस स्टेशन पे ये लोग हमला कर देते हैं और यहाँ पे जो सेवरल जो कांस्टेबल्स थे उनकी आग की वजह से यहाँ पे डेथ हो जाती है। और ये जो एक्ट ऑफ वायलेंस था इसकी वजह से गांधी जी को इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ गया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो तभी इस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे जब ये पूरा मूवमेंट जो है वो बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से चलेगा। 1922 में इसको वापस ले लिया जाता है। 1922 तक गांधी जी एक बहुत पॉपुलर लीडर बन चुके थे ऑलरेडी इंडिया में। बाय इन्वॉल्विंग पीजेंट्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया, वर्कर्स को, आर्टिसंस को, इन सबको इन्वॉल्व कर लिया था। ये बिल्कुल आम लोगों की तरह, तो बिल्कुल आम जनता की तरह रहते थे, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनते थे। ही ड्रेस एंड लिव लाइक देम एंड उनकी भाषा में बात किया करते थे। ही एम्फेसाइज्ड विद देम, उनके साथ बैठते थे, उनके उनके बातों को समझने की कोशिश करते थे। और ही अपीयर्ड एज अ सेवियर टू द कॉमन पीपल, ये उनके सेवियर की तरह उनके लिए यहाँ पे आए थे। 1924 में जैसे ही उनको जेल से रिलीज मिलती है गांधी जी को, इन्होंने अपनी पूरी अटेंशन यहाँ पे किसके प्रति पूरी की पूरी अटेंशन जो थी वो दे दी, वो थी चरखा के प्रमोशन के लिए। ठीक है, कि हमें क्या करना है, चरखा तो जरूर यूज करना है, एक दिन में मैनुअल लेबर तो जरूर परफॉर्म करना है। और इसको यूनिटी का साइन भी माना गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी। और ऐसा माना गया कि चरखा जो है वो हर कोई ही यूज कर सकता है और इससे क्या करेंगे, हम जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको भी अबॉलिश करेंगे। 1928 में ऑल वाइट साइमन कमीशन इंडिया में आता है। कब आता है साइमन कमीशन इंडिया में? 1928 में। होता क्या है, इस साइमन कमीशन को इंडिया में भेजा गया था इंग्लैंड से टू इंक्वायर इनटू कंडीशंस इन द कॉलोनी, कि भाई इंक्वायर करो और देखो जाके कि लोगों की कंडीशन कैसी है वहां पे। देयर वाज एन ऑल इंडिया कैंपेन इन ऑपोजिशन टू इट ड्यू टू नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन इट। बट इंडिया के लोग बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं इस बात से
क्योंकि इस साइमन कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन था ही नहीं, कोई इंडियन मेंबर था ही नहीं। मतलब तुम इंडिया की कंडीशंस, इंडिया के मेंबर की कंडीशंस जानना चाह रहे हो, लोगों की कंडीशंस जानना चाह रहे हो, और यहाँ पे तुमने किसी इंडियन मेंबर को भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया है। तो इस वजह से लोगों ने गुस्से में आकर इसको बॉयकॉट किया, और गो बैक साइमन का जो स्लोगन था वो बहुत फेमस हुआ इस टाइम पीरियड में। दिसंबर 1929 की बात है। कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ करता था हर बार, तो ऐसे ही दिसंबर 1929 में भी कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ, और कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। लाहौर में जब हुआ तो पहली बार यहाँ पे बात करी गई कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो चाहिए। ये बात यहाँ पर डिसाइड कर ली गई। हम 1930 में जनवरी 26 को 1930 में हम क्या करने वाले हैं? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, और ये बात जो थी वो बोल दी गई। बट ये बात उस टाइम पीरियड में, देखो भाई, सोशल मीडिया तो चलता नहीं था कि ये बात जो है वो बिल्कुल रातों रात स्प्रेड हो जाती पूरे इंडिया में, तो ये बात ज्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। बट और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे तो सेलिब्रेट किया जाता है, बट बहुत ही लिमिटेड एरिया में। और जो जो एजेंडा था हमारा कि 1930 26 जनवरी को हम फाइनली क्या कर लेंगे, हासिल कर ही लेंगे इंडिपेंडेंस, वो चीज़ हो नहीं पाती है। उस दिन को याद रखने के लिए, इसीलिए आज के टाइम पीरियड में हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे सेलिब्रेट भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, 12 मार्च 1930 को, यहाँ से इवेंट्स इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ पे अपने आश्रम साबरमती से चलना स्टार्ट कर देते हैं, और चलना स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ के लिए? दांडी के लिए। दांडी एक जगह थी जो कि गुजरात का कोस्टल एरिया था, वहां पहुंचते हैं। ही मेड अ फिस्टफुल ऑफ सॉल्ट, वहां पे जाकर मुट्ठी भर जो नमक है वो बनाते हैं, और ये दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। 6 अप्रैल 1930 को ये पूरा का पूरा जो इवेंट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। था क्या भाई इसमें, क्यों उन्होंने सोचा कि ये सॉल्ट मार्च जो है वो हमें लॉन्च करना चाहिए? सॉल्ट के ऊपर हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की मोनोपोली, यानी सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगता था, हाई प्राइसेस में इसको दुकान में बेचा जाता था, जबकि ये बनता इंडिया में ही था, इंडिया के कोस्टल एरिया में ही बनता था, उसके बाद भी इतने पैसे यहाँ पे वसूल किए जाते थे। गांधी जी को लगा कि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम सबको यूनाइट कर सकते हैं, साथ में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट में ना कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। चाहे कोई बहुत गरीब इंसान हो वो भी सॉल्ट कंज्यूम करता है, चाहे कोई बहुत रिच इंसान हो वो भी सॉल्ट कंज्यूम करता है, चाहे कोई किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो वो सॉल्ट तो कंज्यूम करता ही है। ठीक है, इससे पहले गांधी जी ने ऑलरेडी लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखकर उसमें 11 डिमांड्स के साथ एक वार्निंग दे भी दी थी कि भाई मेरी बात मान लो, 11 मार्च तक ये मेरी 11 डिमांड्स को पूरा कर लो, अदरवाइज मैं 12 मार्च को ये जो मेरा पूरा सॉल्ट मार्च है इसको लॉन्च कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अब जो लॉर्ड इरविन है उनको लगता है कि भाई गांधी जी तो इतने ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर है नहीं कि इनकी बात हमें समझनी चाहिए, वो इनको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और गांधी जी अपनी बात पे अड़े रहते हैं। 12 मार्च को इस मूवमेंट को, यहाँ पे मार्च को लॉन्च भी कर देते हैं। सॉल्ट मार्च यहाँ पे बहुत नोटेबल है, बहुत जरूरी है 3 रीजन की वजह से। ताकि सबसे पहली बात तो ये पहली बार ऐसा हुआ था जिसकी वजह से महात्मा गांधी वर्ल्ड अटेंशन में आए थे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इनको कवरेज मिल रही थी। ये पहला ऐसा नेशनल एक्टिविटी थी जिसमें विमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था लार्ज नंबर में। अब ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हो गया था कि उनका ये जो राज है ना वो ज्यादा दिन चलने नहीं वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 रीजन की वजह से। अंडर गांधी इवन पैक्ट 1931 में क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया जाता है। तो जैसे ही जिस टाइम पीरियड में ये जो सॉल्ट मार्च था वो स्टार्ट हुआ था, वहीं से ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चालू हो गया था। ठीक है, उसको भी स्टार्ट कर दिया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बोला गया था कि हमें ब्रिटिशर्स की जो लॉज है उनको भी फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं मानना है। तो ये बात बोली गई थी। बट हुआ क्या कि बहुत सारे जितने भी लोग थे उनको यहाँ पे गिरफ्तार करना चालू कर दिया, ब्रिटिशर्स ने जेल में डालना चालू कर दिया। ठीक है, और गांधी जी ने बोला कि मैं भी जेल में चले जाऊं तो कोई बात नहीं, बट ये मूवमेंट रुकना नहीं चाहिए। ये मूवमेंट चलता रहा चलता रहा। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तो जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उस टाइम पीरियड में वहां पे कोई रिप्रेजेंट करने पहुंच ही नहीं पाता है। उस टाइम पीरियड में होता है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में होता है, जिसके जरिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया जाता है। और गांधी जी ने ऐसा बोला कि भाई आपको सारे प्रिजनर्स को रिलीज करना पड़ेगा, जितने भी आपने लोग कैद कर रखे हैं उनको यहाँ पर रिलीज करना पड़ेगा, और सॉल्ट मैन्युफैक्चर को अलाउ करना पड़ेगा कोस्टल एरिया में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में। हर बार सारी जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो लंदन में ही होती थी। इन द लेटर पार्ट ऑफ 1931, मतलब लास्ट में दिसंबर के टाइम पीरियड में ये जो कॉन्फ्रेंस है वो होती है। द कॉन्फ्रेंस वाज इनकॉन्क्लूसिव, ये भी बहुत इनकॉन्क्लूसिव निकलती है। तो गांधी जी चुपचाप से वापस आ जाते हैं इंडिया में, और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू करते रहते हैं। 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आया जाता है। 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कब आए थे? 1909 में, 1919 में एंड 1935 में।
ये 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो थे वो लेकर आए गए थे। 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आया गया, इसमें ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि हम आपको ना थोड़ी-सी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपनी भी सरकार वगैरह बना सको। मार्च 1940 तक आते-आते मुस्लिम लीग का दिमाग घूम गया और उसने यहाँ पे क्या बोला कि भाई हमें तो एक सेपरेट नेशन बनाना है, वो है पाकिस्तान। हमें तो एक अलग देश बनाना है, वो है पाकिस्तान। 1942 में शुरू हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज जनरली अ मास मूवमेंट। ये सच में एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, मास मूवमेंट था। जो द बिग लीडर्स लाइक गांधी जी और नेहरू जो थे, यहाँ पे वो जेल में थे, बट फिर भी ये जो जो मूवमेंट था वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के द्वारा, यंगस्टर्स के द्वारा कैरी आउट किया गया। इसमें लार्ज नंबर ऑफ यूथ ने पार्टिसिपेट किया और इसमें जयप्रकाश नारायण उन्होंने बहुत अहम भूमिका अपनी निभाई। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स यहाँ पे सतारा और मेदिनीपुर है ये, मेदिनीपुर में प्रोक्लेम कर दी गई। कंटेम्प्रेरी जो सोर्सेज है जिनके जरिए हमें महात्मा गांधी के बारे में पता चलता है, 8 मार्कर क्वेश्चन में कराया था ना मैंने और 3 मार्कर में भी, कि जिनके बारे में हमें गांधी जी के बारे में पता चल पाता है, वो है राइटिंग और स्पीचेस महात्मा गांधी की। चाचा लगा जल्दी से इसमें। वो है राइटिंग और स्पीचेस महात्मा गांधी की, और जो भी यहाँ पे इनके कंटेम्प्रेरीज थे, इंक्लूडिंग बोथ हिज एसोसिएशन एंड हिज पॉलिटिकल एडवाइजरीज। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी जो थी गांधी जी की, उसके जरिए पता चलता है, पुलिस रिकॉर्ड्स के जरिए और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए, प्राइवेट जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी उसके जरिए गांधी जी के बारे में हम जान पाते हैं। तो सोर्सेज की अगर बात करें तो ये सारे मेंशन कर देने हैं। गांधी जी फॉट नॉट ओनली अ लाइफ लॉन्ग बैटल, इन्होंने एक लाइफ लॉन्ग बैटल तो लड़ा ही फॉर अ फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया, बट ऑल्सो सोशल रिफॉर्मर, एक सोशल रिफॉर्मर भी थे जिन्होंने खादी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया। इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क किया टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया गेट रिड ऑफ अनटचेबिलिटी। ये जो अनटचेबिलिटी का सोशल ईवल है, इससे आज़ाद करने के लिए भी इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। गांधी जी चरखा को एक ऐसा सिंबल देखते थे जो कि ह्यूमन सोसाइटी को यूनाइट कर सकता है। ये मशीन्स और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते थे। इनका मानना था इससे क्या होगा, जो लोग काम करते हैं, मैनुअल लेबर परफॉर्म करते हैं, उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो उनसे छीन लिया जाएगा। 1917 से लेके 1922 के बीच में ग्रुप ऑफ हाईली टैलेंटेड इंडियंस लाइक महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल और जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत, सी राजगोपालाचारी, ये सारे के सारे गांधीयन नेशनलिज्म के आइडिया से अपने आप को अटैच करके देखने लग गए। आफ्टर वर्किंग टू ब्रिंग पीस इन टू बंगाल में शांति स्टैब्लिश करने के बाद, आज़ादी के बाद 1947 में कहाँ थे गांधी जी उस टाइम पीरियड में जब सेलिब्रेशन हो रहा था हर जगह चारों तरफ? गांधी जी थे बंगाल में शांति स्टैब्लिश करवाते हैं और पहुंच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में भी वहां पे यही बोलते हैं लोगों से कि भाई शांत रहो और सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। ही होप टू मूव ऑन टू पंजाब, बट ऑन 30 जनवरी, फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि वो पंजाब जाएंगे, वहां पे विजिट करेंगे जाके, बट होता क्या है, 30 जनवरी 1948 को उनको नाथूराम गोडसे के द्वारा मार दिया जाता है। 3 जो बुलेट्स हैं उनके ऊपर फायर करी जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब सॉल्ट के बारे में थोड़ा-सा और देख लेते हैं डिटेल में। जो लोग थे उनको यहाँ पे बोला जाता था कि उनको हायर प्राइस पे इस सॉल्ट को परचेज़ करना ही करना है। स्टेट की मोनोपोली हुआ करती थी सॉल्ट के ऊपर, और जो डिस्ट्रक्शन थी सॉल्ट की वो बोली गई व्हिच ब्रिटिश कुड नॉट सेल प्रॉफिटेबली। तो बोला गया कि भाई ज़रूरी है कि हम क्या करें, अभी इसमें पार्टिसिपेट करें। डिस्ट्रॉइंग व्हाट नेचर मैन्युफैक्चर्स विदाउट एफर्ट। जो वैल्यूएबल नेशनल प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय किए बिना जो नेशनल एक्सपेंस है उसको यहाँ पे देखा जा सकता है। रीजन जो था गांधी जी का, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सॉल्ट मोनोपोली को ही चूज किया। रिजल्ट क्या मिला, 3 रीजन यहाँ पे देखने को मिले, वर्ल्ड अटेंशन और ये सारी चीजें बता दी। अमेरिका के प्रेस में भी यहाँ पे, इवन अमेरिका और यूरोपियन प्रेस में भी गांधी जी को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाया गया, स्पिंडल फ्रेम स्पाइडरी लाइन्स के तरह दिखाया गया। वॉज इन और टू सी पब्लिक सपोर्ट। गांधी जी एक स्टेटमेंट थे और वाज यूजिंग क्रिश्चियन एक्ट्स एज अ वेपन। क्रिश्चियन एक्ट्स को यूज करे थे एक वेपन की तरह अगेंस्ट मेन एंड क्रिश्चियन बिलीफ्स के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद जो मार्च है इसको वाइडली कवर किया जाता है, बता दिया मैंने आपको, यूरोपियन और यहाँ पे अमेरिकन सोसाइटी में। गांधी जी कब आते हैं इंडिया वापस, 1915 में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंडिया बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिवेट हो चुका था जब वो गए थे, 1893 में वापस गए थे। अब वो चीजें जो थी वो बदल चुकी थी, यहाँ पे नए लीडर्स जो थे वो सामने आ चुके थे, स्वदेशी मूवमेंट चालू हो चुका था। कुछ मॉडरेट लीडर्स थे, उनके नाम याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी को एडवाइस करते हैं कि आप जाओ और इंडिया को ट्रैवल करो। 1916 में जो फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इनकी होती है। वहाँ पे ये सारी स्पीच वगैरह देते हैं और बताते हैं। फिर चंपारण मूवमेंट और खेड़ा सत्याग्रह और ये सारी चीज़ें जो है वो अलग-अलग होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही होती है, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बता दिया पूरा मैंने, जिसमें वहाँ पे जलियांवाला बाग फिर इंसिडेंट जो होता है उसमें 400 से ज़्यादा लोगों को मार दिया जाता है। गांधी जी एक नेशनल लीडर बन चुके थे, रॉलेट सत्याग्रह
के बाद और नॉन कॉपरेशन में भी इन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया था। हालाँकि इनको वापस लेना पड़ गया। नॉन कॉपरेशन में हुआ क्या-क्या था, हिंदू और मुस्लिम साथ में आ पाए थे ये प्लेटफ़ॉर्म पे। जो बच्चे थे उन्होंने स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दिया था। लॉयर्स ने कोर्ट को अटेंड करना बंद कर दिया था। जो वर्किंग क्लास थी वो स्ट्राइक पे चली गई थी। कंट्री साइड में भी डिसकंटेंटमेंट देखने को मिल रहा था। हिल ट्राइब्स ने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट करना चालू कर दिया। जो अवध के फार्मर्स थे उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया। पीजेंट्स कुमाऊं रिफ्यूज टू कैरी लोड्स फॉर colonial officials. All sections of society interpreted the movement as their own ways. अपने अपने तरीके से उन्होंने यहाँ पे मूवमेंट को देखा। नॉन कॉपरेशन जो था वो इतना ज्यादा नेगेटिव, इतना ज्यादा पॉजिटिव, इतना ज्यादा नेगेटिव था कि वो बहुत शांति वो उसमें हमें देखने को मिली, बट पॉजिटिव इतना ज्यादा था कि वो इफेक्टिव भी साबित हुआ। ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि हमारा रूल ज्यादा दिन रहने नहीं वाला है। सिविल डिसऑर्डरेंस को थोड़ा-सा डिटेल में कवर कर लेते हैं। सबसे पहला फेज़ क्या था इसमें, साइमन कमीशन जैसे ही इंडिया आता है तो उसको भगाने की यहाँ से बात करी जाती है। हमने बोल दिया कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। यहाँ पे जो सोशल रेवोल्यूशनरीज़ थे जिनको यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था। गांधी जी ने डांडीमार्च स्टार्ट कर दिया, सॉल्ट लॉ ब्रेक करी तो गांधी जी को जेल में डाल दिया। गांधी जी को जेल में डाल दिया जब, तो फिर भी तब भी ये लोग रुके नहीं। तो उसके बाद लाहौर सेशन होता है 1929 में, डिसाइड करते हैं कि अब हम पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट चालू कर दिया जाता है। पहली बार नेशन वाइड मूवमेंट चल रहा था हर जगह पे। पीपल जो थे रूरल एरिया से वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहे थे इसमें। लार्ज नंबर ऑफ विमेन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। सेकेंड फेज क्या देखने को मिलता है सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट का, गांधी जी जो है वो लंदन से वापस आ जाते हैं जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई कंक्लूजन निकलता नहीं है। ये 1934 तक चीजें चलती है। गवर्नमेंट सारे के सारे टॉप कांग्रेस लीडर को डिटेन कर लेती है, उठाकर जेल में भर देती है। गांधी जी क्या करते हैं, थर्ड मूवमेंट 1942 में स्टार्ट करते हैं। ये था क्विट इंडिया मूवमेंट। वो फिर से जेल चले गए, बट इस बार ये मूवमेंट रुका नहीं क्योंकि ये सारा का सारा मूवमेंट जो था वो नेशनलिस्ट लीडर के हाथ में आ चुका था। ठीक है, दे लेफ्ट देयर कॉलेजेस टू गो टू जेल। यहाँ पे जो बच्चे थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला हम कॉलेजेस जाना छोड़ देंगे बट हम जेल जाने को तैयार है, बट ब्रिटिशर्स को हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग ने अपने इन्फ्लुएंस को यहाँ पे पंजाब और सिंध प्रोविंसेस में एक्सपैंड करना चालू कर दिया। क्रिप्स मिशन की बात करें 1947 में, जो टॉक्स थी कांग्रेस और क्रिप्स मिशन के बीच में वो फेलियर ही निकल के आती है। गांधी जी ने थर्ड मेजर मूवमेंट इसलिए लॉन्च कर दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। गांधी जी को इसके बाद भी फिर जेल हो जाती है, बट ये मूवमेंट जो है वो चलता रहता है। अब लास्ट चैप्टर है हमारा फाइनली, फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार के 2025 के सैंपल पेपर में इससे क्वेश्चन आ रखा था 8 मार्क्स के लिए, इसीलिए इसको हम फटाफट से कवर कर लेते हैं। The Indian Constitution came into effect on 26 January 1950. 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इफेक्ट में आया था, लागू हुआ था। द इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हैड बीन एक्सेप्शनली टर्मिनस। बहुत ज़्यादा ये जो टाइम था वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा जिस टाइम पीरियड में हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दिस वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट होप। हालांकि इस समय में बहुत सारे लोग जो थे वो उम्मीद में थे कि भाई जो चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी, अब ब्रिटिश एरा खत्म हो जाएगा और आज़ादी उनको मिल जाएगी। फ्रेश इन पॉपुलर मेमोरी वर द क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट अभी हमें याद था। आज़ाद हिंद फौज के जो एफर्ट्स थे वो याद थे। रॉयल इंडियन नेवी 1946 में जो राइज करती है उसके बारे में याद था। मास प्रोटेस्ट जो है वर्कर्स के, पीजेंट्स के, ये सारी यादें अभी हमारे अंदर बिल्कुल ताज़ा ही थी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन सारे वुंड्स को हील करने के लिए सामने आता है और प्रेजेंट को अच्छा बनाने के लिए सामने आता है, जिसमें अलग अलग क्लासेस को, कास्ट को, कम्युनिटीज को साथ में पॉलिटिकल एक्सपीरियंस शेयर करने का, एक्सपेरिमेंट शेयर करने का मौका मिलेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड कब से कब तक फ्रेम किया गया, 9 दिसंबर 1946 से लेके दिसंबर 1949 तक इसको फ्रेम किया जाता है और उसके बाद 11 सेशंस इसके दौरान होते हैं और 165 डेज की सिटिंग्स जो है वो होती है। इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्कशन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसको पब्लिसाइज किया गया था, न्यूज़पेपर, रेडियो और अलग अलग जगह पे दिखाया जा रहा था। जो डिस्कशन हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो अलग अलग ओपिनियंस के द्वारा बहुत इन्फ्लुएंस थी। एज द डेलिब्रेशंस कंटिन्यूड द आर्ग्यूमेंट्स वर रिपोर्टेडली इन न्यूज़पेपर एंड द प्रपोजल्स वर पब्लिकली डिबेटेड। जितनी भी चीजें होती थी उनको पब्लिकली डिबेट भी किया जाता था। क्रिटिसिज्म एंड काउंटर क्रिटिसिज्म होता था, जिससे फिर प्रेस के पास ये जो ऑप्शंस थे वो पहुंचते थे कि वो और क्वेश्चंस कर सके और उसके बाद कलेक्टिव पार्टिसिपेशन वगैरह पूरी होने के बाद फाइनली किसी चीज पे डिसीजन लिया जाता था। मुस्लिम लीग ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ पे अर्ली सिटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, यानी 15
ऑफ कोर्स 1947 के लिए उन्होंने बोल दिया था कि इसके बाद हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं इंडिया में, और हम अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए वो इसके मेंबर भी नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। फिर मेकिंग इट इफेक्टिवली अब वन पार्टी शो, इसकी वजह से 82% पीपल जो यहाँ पे मेंबर में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रेजेंट थे, वो सारे कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 300 मेंबर्स थे इन ऑल। ऑफ दीज 6 मेंबर्स प्लेड पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रोल, जिनमें से 6 मेंबर्स जो थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो कौन-कौन थे? वो थे यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, और इसके अलावा बहुत सारे कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे कि बी आर अम्बेडकर जो कि लॉयर थे, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण रामास्वामी अय्यर। 2 सिविल सर्वेंट भी थे यहाँ पे, बी एन राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, और तो जो एस एन मुखर्जी जो कि चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। बताया था ना एमसीक्यू में, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड इन 3 years, इसको लगभग 3 साल लगे, मतलब लगभग 3 साल यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, इन 11 बल्कि वॉल्यूम्स को क्रिएट करने में। अब होता क्या है, दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेकर आते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और कहते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट, सोवरेन और रिपब्लिक स्टेट बनेगा, और अपने सिटीजन्स को इक्वालिटी, फ्रीडम और ये सारी चीजें ग्रांट करेगा, एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड करेगा माइनॉरिटीज, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज के लिए, और जितनी भी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। पंडित नेहरू का कहना ये था कि हमारी डेमोक्रेसी का ब्लूप्रिंट जो है वो डिसाइड किया जाए डेलिब्रेशंस के द्वारा, डिबेट के द्वारा, और जो आइडियाज है, प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फिर वो इंट्रोड्यूस किए जाए, और ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ हम कहीं और से ही उठा के उनको यहाँ पे लिख दें, यानी हम अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज करें। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उससे एक्सपेक्ट किया गया कि वो एस्पिरेशंस लोगों की भी दिखाएगी, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सारे आइडियाज जो थे वो सोशल स्ट्रगल से इंडिया के एसोसिएटेड थे 19th सेंचुरी के। पूछा गया था ना एमसीक्यू में, तो इम्पोर्टेंट है भाई, इसलिए देख लो। When the social reformers in the 19th century opposed child marriage and demanded that widow be allowed to remarry, जब बोला गया कि जो विडो रीमैरिज है वो अलाउ करी जाएगी, दे वर प्लीडिंग फॉर सोशल जस्टिस। सिमिलरली स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे कैंपेन किया हिंदुइज्म के लिए। ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में डिप्रेस्ड कास्ट के बारे में बताया कि वो क्या क्या चीजें सफर कर रही हैं। मेरे गले की कंडीशन बिल्कुल भी इस टाइम पीरियड में सही नहीं है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बोला तो जा नहीं रहा है, बट फिर भी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए वीडियो बनाना, तो मैं यहाँ पर रुकने तो बिल्कुल भी नहीं वाली हूँ, कंप्लीट कर देते हैं इसको पहले। द प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बी पोकर बहादुर फ्रॉम मद्रास मेड अ पावरफुल प्ली फॉर कंटिन्यूइंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स, बट मेजॉरिटी ऑफ नेशनलिस्ट लीडर लाइक आर.बी. धुलेकर, सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, बेगम एजाज रसूल स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो यहाँ पे अ, ये कह रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की प्रॉब्लम है इसके बारे में बात करनी चाहिए, बट कुछ कुछ लीडर्स जो थे वो इसके सपोर्ट में थे, कुछ उसके अपोजिशन में थे। एनजी रंगा और जयपाल सिंह की बात करें, ड्यू द अटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुवर्ड्स, इन्होंने किसके सामने, मतलब ये किस चीज पे लेकर गए अटेंशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ट्राइबल्स के लिए। इन्होंने बोला जो ट्राइबल्स हैं उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उनकी कंडीशन को भी देखना बहुत ज़रूरी है। इंजीरंगा ने बोला कि ये जो टर्म माइनॉरिटीज़ है, ये इकोनॉमिक टर्म्स में देखी जानी चाहिए, क्योंकि रियल माइनॉरिटीज़ रंगा के लिए वो लोग थे जो कि बहुत पुअर थे, बहुत डाउन टोडन थे। याद रखना इनकी स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो क्या कहती है, द डिस्कशन ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, डिप्रेस कास्ट एंड वुमेन राइट्स टुक प्लेस। ये सारी बातें यहाँ पे होती है कि सारे लोगों को जो राइट्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था तो अमेरिका ने डिमांड करा था सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, बोला था कि डिप्रेस कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, बट महात्मा गांधी ने अपोज किया और बोला ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, इससे वो लोग परमानेंटली सीग्रीगेट हो जाएंगे, सोसाइटी से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, जिसकी जिसकी वजह से बाद में क्या होता है, जिसकी वजह से बाद में यहाँ पे जो पूना पैक्ट है गांधी जी के बीच में, पूना पैक्ट जो है वो साइन होता है गांधी जी के बीच में और अंबेडकर के बीच में। मोस्ट विगरसली डिबेटेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज द रिस्पेक्टिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स को लेकर भी बहुत डिबेट होते हैं भाई यहाँ पे। कुछ लोग कह रहे थे कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कुछ कह रहे थे कि दोनों को ही बराबर रखना चाहिए। तो अब दो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर 3 जो लिस्ट थी वो प्रोवाइड करी गई थी, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन लिस्ट जो थी उसमें किसको पावर दी गई थी,
सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट में, स्टेट गवर्नमेंट को और कंकरेंट लिस्ट में दोनों को ही यहाँ पे पावर दी गई थी। जो लैंग्वेज कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसे डिसाइड किया कि हम हिंदी को, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, बट जो ट्रांजिशन है हिंदी की वो पूरी धीरे 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 होगी, ग्रेजुअली होगी, एकदम से नहीं होगी। आर बी धुलेकर ने एग्रेसिव प्ली करी दैट हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज बनानी चाहिए हमें। देयर वाज एन एग्रेसिव डिस्कशन ऑन द इशू ऑफ नेशनल लैंग्वेज को लेकर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हुए, बहुत डिबेट हुए। देयर वाज कॉमन कंसेंसस, बाद में कॉमन कंसेंसस पे क्रिएट होता है कि जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो तो रहेगी, सेक्युलरिज्म भी पार्ट रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको वो क्या क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर और स्टेट के बीच की पावर का डिवीजन दे रखा है। तो याद रखना भाई, क्या पता ये लॉन्ग में पूछ ले। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेक्युलरिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पावरफुल सेंटर है, एडल्ट फ्रेंचाइजी हमें देखने को मिलती है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, एमसीक्यूज देख लो, आंसर कर देना कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी पार्ट्स है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विगरस डिबेट जिनके ऊपर होती थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स। तो जवाहरलाल नेहरू का फेवर था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, इन व्यू द पार्टीशन अ वीक सेंटर वुड बी इंजूरियस टू द कंट्री, मतलब ये कंट्री के लिए सही नहीं होगी। वीक सेंटर जो है वो पीस स्टैब्लिश नहीं कर पाएगी, वो बाकी सारे मैटर्स को सही तरीके से देख नहीं पाएगी। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 3 लिस्ट प्रोवाइड करी गई थी, हमने देख ली। जो मोर सब्जेक्ट्स थे यूनियन लिस्ट में, वो उसको लेकर यहाँ पे जो इशू था वो क्रिएट हो रहा था। बी आर अम्बेडकर ने भी यही बोला कि हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनानी चाहिए। द पावर ऑफ द सेंटर टू बी ग्रेटली स्ट्रेंथेंड, इनको ग्रेटली हमें स्ट्रेंथन करना होगा, कीपिंग इन व्यू द कम्युनल वायलेंस। बालकृष्ण शर्मा जो कि यूपी से बिलोंग करते थे, ये स्ट्रॉन्ग सेंटर की डिमांड में फेवर में ही थे। फॉर मेकिंग प्ली फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री, कि भाई हमें क्या करना है, कंट्री के लिए प्ली करना है, टू मोबिलाइज द अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड टू एस्टैब्लिश अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। बिफोर पार्टीशन हैड एग्रीड दैट ग्रांट कंसिडरेबल इकोनॉमी टू द प्रोविंसेस, ये भी बाद में बोल दिया गया कि भाई नहीं, स्टेट्स को भी हम थोड़ी थोड़ी पावर तो देंगे ही। दिस वाज टू गिव एश्योरेंस टू द मुस्लिम लीग आफ्टर द पार्टीशन। जो नेशनलिस्ट थे वो यहाँ पे चेंज कर देते हैं अपनी पोजीशंस को। डिस्टिंक्ट बायस हमें टुवर्ड्स देखने को मिलता है यूनियन ऑफ इंडिया के राइट्स को लेकर और कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के राइट को लेकर। डिबेट्स हो रहे थे यहाँ पे, डिबेट्स ऑन द साइज ऑन डिफाइनिंग माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में माइनॉरिटीज को कैसे डिफाइन किया जाए। 27 अगस्त 1947 की बात है। बी पोकर बहादुर ने यहाँ पे क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो बनाने चाहिए। इन्होंने बोला हमें बनाने चाहिए, ठीक है, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन यहीं से ही मिलेगी, ताकि मुस्लिम जो है उनको मीनिंगफुल वॉइस मिल पाए, इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने चाहिए, इनका कहना था। बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर इसके फेवर में नहीं थे। उनको लगता था कि सेपरेट अलग इलेक्टोरेट बना दिए जाते हैं तो ब्रिटिशर्स का जो था ना एम कि हमें डिवाइड करना है इंडिया को, वो सक्सेसफुल हो जाएगा इसके जरिए, जो बात सही भी थी। अकॉर्डिंग टू आरवी धुलेकर, इट वॉज अ गेम प्लेड बाय अ ब्रिटिश। आरवी धुलेकर का कहना था कि भाई ये सारा का सारा ब्रिटिशर्स गेम प्ले करके गए हैं अपने सेफ गार्ड के लिए, और तुम यहाँ पे उसमें उस गेम को प्ले भी कर रहे हो, उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। माइनॉरिटीज को यहाँ पे ल्यूर किया जा रहा है। पार्टीशन हैड मेड नेशनलिस्ट अपोज टू द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। जो जो पार्टीशन था इसकी वजह से और ज्यादा चीजें जो थी वो खराब हो गई। जो सिविल वॉर थी, राइट्स थे, वायलेंस था, ये कंटिन्यू होता हुआ चला ही जा रहा था। अकॉर्डिंग टू सरदार पटेल का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट बिल्कुल पॉइजन की तरह है जो हमारी कंट्री के पॉलिटिक्स में घुल सकते हैं। इसीलिए ये क्या कर सकते हैं, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट कर सकते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग बिल्कुल गलत है। गोविंद बल्लभ पंत ने क्या बोला कि द डिमांड जो है वो सिर्फ नेशन के लिए नहीं, वो माइनॉरिटीज के लिए भी हार्मफुल है, बिकॉज वो हमेशा के लिए आइसोलेट होकर रह जाएंगी, अलग रह जाएंगी। इंस्टीड ऑफ थिंकिंग एज कम्युनिटीज, एवरीवन शुड थिंक एज सिटीजन। हर किसी को नागरिक की तरह, सिटीजन की तरह सोचना चाहिए। देयर विल बी फेयर ऑफ डेडेड लॉयल्टीज क्रिएटिंग अ वीक नेशन। इससे क्या हो सकता है कि एक कमजोर देश जो है वो क्रिएट हो सकता है। देयर इज अ नीड फॉर मुस्लिम टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सेटअप बाय द नेशन। और तभी मुस्लिम्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएंगे जब एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में बात कर लेते हैं। 300 मेंबर्स से यहाँ पे 6 मेंबर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ पंत और राजेंद्र प्रसाद जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर लॉयर और कॉन्वेंस थे ये लोग, और फिर उसके बाद ये दो भी याद रखना, नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहाइंड द सीन्स वर्क करते हैं, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो तो प्रेसिडेंट थे ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। उसके बाद बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे,
के.एम. मुंशी और अलादी रामास्वामी अय्यर क्या थे? लॉयर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ड्राफ्टिंग में, ठीक है। एनजी रंगा के बारे में तो हम वैसे देख चुके हैं, बट फिर भी देख लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग हिंदू, सिख और मुस्लिम्स जो थे, जो कि पाकिस्तान की प्रोविंसेस में रिसाइड करे थे, वो माइनॉरिटीज नहीं थी। वो क्या थे? द रियल माइनॉरिटीज आर द मासेस। इनका कहना था जो रियल माइनॉरिटीज है वो मासेस है। मतलब यहाँ पे इनका कहना था कि देयर शुड बी इफेक्टिव वेज टू इम्प्लीमेंट लीगल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इफेक्टिव वे होना चाहिए। और इन्होंने बोला कि एनसी रंगा ने बोला कि जो माइनॉरिटीज है उनको एक लैडर चाहिए, उनको एक सपोर्ट चाहिए कि वो ऊपर चढ़ पाए। अकॉर्डिंग टू बी बोकर बहादुर, द मुस्लिम ऑफ द कंट्री आर माइनॉरिटीज। पर बी बोकर बहादुर के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम थे वो माइनॉरिटीज थे, ठीक है। तो सबका जो व्यू था वो अलग अलग था। 29 और 30 आर्टिकल हमने यहाँ पे इंक्लूड करा ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट या फिर रिलीजन या फिर जेंडर के बेस पे कहीं पे भी ना हो। ऑल माइनॉरिटीज जो थी, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, लैंग्वेज के बेस पे हो, यहाँ पे बोला गया है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वो अपने चॉइस का एस्टैब्लिश कर सकती है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स की बात करी गई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फेथ की बात करी गई, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के बारे में बात करी गई। लैंग्वेज इशू को बहुत ज़्यादा डिबेट किया गया काफ़ी महीनों तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, जो कि गांधी जी का भी मानना था। हिंदुस्तानी जो थी ना वो दो लैंग्वेजेस का ब्लेंड थी, हिंदी और उर्दू का ब्लेंड थी, इसीलिए इनका मानना था कि ऐसा किया जाए। बट धीरे धीरे भाई हिंदी का संस्कृताइजेशन होता हुआ चला जा रहा था और जो उर्दू थी वो पर्सनलाइज करी जा रही थी। फिर सोचा गया कि भाई अभी तो ऐसा करना फिर सही नहीं रहेगा कि हम कुछ भी ऐसा डिसाइड करें, एक नेशनल लैंग्वेज बनाए। तो फॉर द फर्स्ट 15 ईयर्स बोला गया कि इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू रहेगी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कशन ऑन द राइट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिस्कशन हो रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट्स को लेकर, वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है जो ऊपर बता दिया था ऑलरेडी। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड्स को लेकर है, ये कुछ पॉइंट्स है, बस रीड कर लेना। वैसे तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ बता ही दिया है और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है उसमें भी चीज़ें समझा ही दी है। अभी इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ, बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है मेरे से और काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कत है वो गले में हो रही है। कोई बात नहीं, अभी मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा लगता है कहीं पे कि बीच में डाउट है, समझ में नहीं आया, तो दोबारा से एक बार वीडियो देख लो, अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने बुक 1, बुक 2, बुक बुक 2 के भी वीडियो, बुक 1 के वीडियो बना दिया है और अब बुक 3 का भी वीडियो अपलोड कर दिया है। तो ये तीनों तो अच्छे से कवर करना ही करना है। अलॉन्ग विद दिस मैंने क्या अपलोड कर रखा है? मैंने 8 मार्कर क्वेश्चंस जो है जितने भी इंपॉर्टेंट उनको अपलोड कर रखा है विद आंसर्स। तो ये भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा 3 मार्कर क्वेश्चंस 1 शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है, उसको कवर कर लो और एमसीक्यूज 150 करवा रही हूँ, उसको कवर कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कवर कर लो। साथ के साथ अभी मैं क्या-क्या लेकर आने वाली हूँ, मैप बेस्ड क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ और जो 75 एमसीक्यूज हैं वो बचे हुए हैं वो लेकर आने वाली हूँ, साथ में 2 गेस्ट पेपर लेकर आने वाली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, ताकि कुछ भी अपडेट आपसे मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।